हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी BT 406 की, जिसमें हम लोग लेसन नंबर 34 तक कर चुके हैं। अब पार्ट 3 में हम लोग करेंगे लेसन नंबर 35 टू 38। तो हमारा लेसन है 35 एंड 36, ये कंबाइंड लेसन है जिसमें हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन में 3 डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन हिस्ट्री की। हिस्ट्री हैज़ सेवरल मीनिंग्स, वन ऑफ विच कुड रेफर टू द इवेंट्स ऑफ द पास्ट। मतलब जो पास्ट के इवेंट्स हैं वही असल में हिस्ट्री हैं। इसी में अब जो दूसरी डेफिनेशन है वो है हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी इज़ अ मेथड ऑफ डूइंग हिस्टोरिकल रिसर्च और ऑफ गैदरिंग एंड एनालाइजिंग हिस्टोरिकल एविडेंस। मतलब जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है उस मेथड को हम हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, जिसमें हम हिस्ट्री के डिफरेंट एविडेंसेस जो होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो डेफिनेशन है वो है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च। Historical comparative research is a collection of techniques and approaches. It is distinct type of research that puts historical time and or cross cultural variation at the center of the research। मतलब कि इस रिसर्च का जो मेन फोकस होता है वो होता है कि मतलब हमने हिस्टोरिकल टाइम में और क्रॉस कल्चरल वेरिएशंस को डिफरेंट टाइम्स में देखना होता है। ये कहलाती है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च। दैट इज विच ट्रीट्स वट इज स्टडीज एज अ पार्ट ऑफ फ्लो ऑफ हिस्ट्री एंड सूटेड इन द कल्चरल कंटेक्स्ट। यानी कि हम लोग देखते हैं कि मतलब जिसको हिस्ट्री के पार्ट के तौर पे स्टडी किया गया हो ऐसे इवेंट को, और उसको डिफरेंट कल्चरल कंटेस्ट में भी देखा जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है टॉपिक, वो है मेजर क्वेश्चंस। मेजर क्वेश्चंस मींस कि इस रिसर्च में हम लोग किन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो ढूंढते हैं। तो 3 क्वेश्चंस हैं। हाउ डिड द मेजर सोसाइटल चेंजेस टेक प्लेस, यानी किसी सोसाइटी में कोई चेंज किस तरह से आता है। नंबर 2, व्हाट फंडामेंटल फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट सोसाइटीज़, यानी डिफरेंट सोसाइटीज़ में कौन कौन से फीचर्स जो हैं वो कॉमन हैं। और नंबर 3, वाई डिड करंट सोशल अरेंजमेंट्स टेक अ सर्टन फॉर्म इन सम सोसाइटीज़ बट नॉट इन अदर्स। यानी कि कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है वो किसी एक सोसाइटी का हिस्सा तो बन जाती है लेकिन किसी दूसरी सोसाइटी में वो नहीं होती, उसकी क्या रीजंस होती हैं। तो ये वाले वो क्वेश्चंस हैं जिनका हम आंसर ढूंढते हैं हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च में। इन्होंने एक एग्जांपल भी दी है, जैसे कुछ जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने रिसर्च की है किस चीज़ पे, जो सोसाइटल रेवोल्यूशन था उसके क्या मतलब के काजेज़ थे, उनके क्या फैक्टर्स थे। चाइना, फ्रांस और रशिया में जो रेवोल्यूशन आया था, सोसाइटी के मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो इसकी वजह बने थे, इसको स्टडी किया गया था। तो इसको भी हम बोलेंगे कि हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च से इन फैक्टर्स को स्टडी किया गया था। उसके बाद जो नेक्स्ट 2-3 पैराग्राफ्स हैं इनमें इन्हीं चीज़ों को ही मतलब अगेन बताया गया है। तो उसके बाद नीचे देखते हैं, वहाँ पे एक टॉपिक है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च फोकस ऑन, यानी ये किन 2 चीज़ों पे फोकस करती है। जो बेसिक 2 चीज़ें हैं उनमें सबसे पहले तो आ जाता है ट्रेसिंग द डेवलपमेंट ऑफ सोशल फॉर्म्स। मतलब पैटर्न्स, किसी भी सोसाइटी के अंदर जो हैबिट्स आ जाती हैं या सोशल पैटर्न्स आ जाते हैं वो कैसे ओवर टाइम एज वेल एज इट्स ब्रॉड हिस्टोरिकल प्रोसेसेस, कि वो किस प्रोसेस के थ्रू डेवलप हुए हैं, कैसे टाइम बाय टाइम वो किसी सोसाइटी का हिस्सा बन गए। एक तो इस चीज़ को देखती है। दूसरा ये कंपेयरिंग दोज फॉर्म्स एंड इट्स डेवलपमेंटल प्रोसेसेस अक्रॉस कल्चर्स। मतलब उन्हीं फॉर्म्स या उन्हीं जो ट्रेडिशंस हैं उनको डिफरेंट कल्चर्स में कंपैरिजन करती है ये रिसर्च के डिफरेंट कल्चर्स में वो किस तरह हैं, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ या नेशन में ये चीज़ करने वाली है। उसके बाद आप नेक्स्ट वाला टॉपिक देखें जो कि है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च फॉलोज साइंटिफिक अप्रोच। इसमें मतलब ये जो शुरू में एग्जाम्पल से पहले पहले जो है ना, यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं कि मतलब ये रिसर्च कंडक्ट किस तरह से की जाती है ना, मतलब किन किन चीज़ों को सामने रख के रिसर्च की जा सकती है। तो फर्स्ट शुरू में ही देखें लिखा हुआ है कैन बी अ सर्वे ऑफ इवेंट्स इन हिस्ट्री। 2 तरह की हो सकती है, या तो एक सर्वे होता है कि हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए हैं उनका हम सर्वे कर लें। नंबर 2 कुड बी थ्रू द स्टडी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या फिर डॉक्यूमेंट्स की स्टडी जो है ना वो उसके ज़रिए भी इस रिसर्च को कंडक्ट किया जा सकता है। ये 2 तरीक़ों से ये वाली रिसर्च होती है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च। अब नीचे जो डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं वो बताया गया है कि ये डॉक्यूमेंट्स आते हैं हमारे पास कैसे हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस वाला पैराग्राफ इसमें देखा है कि जो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना ये मतलब ऑर्गेनाइजेशंस खुद बनाती हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को खुद जो है वो जनरेट करती हैं। तो वो लेने पड़ते हैं ऑफिस के थ्रू, या मतलब उनको हम ऑफिशियल वेबसाइट्स हो गई या ऑफिशियल तरीके से हम उन डॉक्यूमेंट्स को लेते हैं उनको। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट देखें, मतलब और किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स लिए जा सकते हैं। वन कुड ऑल्सो डू
द कम्युनिकेशन एनालिसिस ऑफ डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर इशू लाइक अ कम्युनिकेशन अमंग द लीडर्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट थ्रू देयर लेटर्स। मतलब कि कोई एक इवेंट हुआ है ना, तो वहाँ पे लोगों ने जो कम्युनिकेशन किए थ्रू लेटर हो गई या फिर कोई इस तरह की डिफरेंट और भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे लीडर्स ने आपस में कम्युनिकेशन किए, तो हम उन कम्युनिकेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी स्टडी कर सकते हैं। तो एक और चीज़ भी है, नंबर 3 पे देखें, रिसर्चर कुड आल्सो गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन बाय इंटरव्यूइंग पीपल हु मे रिकॉल हिस्टोरिकल इवेंट्स। जिनको पुराने इवेंट्स याद हों, हिस्टोरिकल इवेंट्स याद हों, उनके साथ कम्युनिकेशन करके भी जो रिसर्चर्स होते हैं वो मतलब डाटा कलेक्ट कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट मतलब रिसर्च के लिए डाटा ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाले 2 पॉइंट्स तो अगेन उन्हीं को ही दोबारा से मतलब रिपीट किया गया है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाती हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल्स अब ये क्या हैं, मतलब किस तरह से ये रिसर्च जो है वो कौन कौन सी किस्म की हो सकती है। जैसे सबसे पहले है सोशल फॉर्म्स। यहाँ ये जो सोशल फॉर्म्स है, फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स है और इकोनॉमिक फॉर्म्स एंड आइडियाज़, ये वाले जो 3 टॉपिक्स हैं ना, इनमें इनको आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। इनमें काफ़ी सारे साइंटिस्ट के नाम हैं, उन्होंने किस किस चीज़ को स्टडी किया है वो आप इसमें कर सकते हैं। जैसे आप देखें सोशल फॉर्म्स क्या हैं, रिसर्चर्स इस चीज़ पे रिसर्च करते हैं कि किस तरह एक सोसाइटी में कोई एक करेक्टर डेवलप होता है, सोशल फॉर्म्स किस तरह से डेवलप होते हैं। अब यहाँ पे आप देखें इसमें थर्ड एक लाइन है, वहाँ से आप स्टार्ट करें तो यहाँ पे देखें कि कौन कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट का बताया गया, उन्होंने किस किस चीज़ को स्टडी किया। द US एंथ्रोपोलॉजिस्ट लेविस मॉर्गन, उसने मतलब ये देखा था अ प्रोग्रेस फ्रॉम सवैगरी टू बारबेरिज्म टू सिविलाइजेशन। मतलब लोगों में किस तरह से किसी सोसाइटी में सवैगरी मतलब वो पहले वहशियाना सा उनका एटीट्यूड होता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें मतलब तब्दीली आती गई और वो थोड़ा एक्सट्रीम क्रूलिटी की तरफ आए और उसके बाद फिर जो है वो सिविलाइजेशन की तरफ आ गई, ये उसने स्टडी किया। उसके अलावा जैसे देखें रॉबर्ट रेडफील्ड है, उसने ये एक और एंथ्रोपोलॉजिस्ट था, उसने ये देखा था कि एवोल्यूशन लार्जली एज अ प्रोसेस ऑफ एवर ग्रेटर डिवीजन ऑफ लेबर। उसने मतलब ये कहा था कि ये डिवीजन ऑफ लेबर किसी सोसाइटी में किस तरह से डेवलप होती है, इसको स्टडी किया। इस तरह से आपके यहाँ पे टोटल कोई 4 साइंटिस्ट हैं, उनके उनके बारे में बताया गया है, उन्होंने किस किस चीज़ को स्टडी किया था। और फिर लास्ट वाली लाइन में मतलब ये बताया कि ये इन्हीं चेंजेस, सोसाइटी में होने वाले चेंजेस को ही मतलब स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इसमें भी जो है वो यही बताया गया है साइंटिस्ट के नामों के साथ कि उन्होंने किस किस चीज़ को स्टडी किया। इसमें जो है ना वो कार्ल मैक्स के बारे में बताया है, उसने इकोनॉमिक सिस्टम किस तरह से किसी भी सोसाइटी में इफ़ेक्ट कर सकता है नॉर्म्स को, उसके बारे में स्टडी किया था। नेक्स्ट वाले पॉइंट में इकोनॉमिक फॉर्म्स एंड आइडियाज़ के बारे में यहाँ पे एक साइंटिस्ट था कार्ल मैक्स, उसने ये कहा था कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं ना वो सोसाइटी की बाकी चीज़ों को डिटरमाइन करते हैं। अगर कोई सोसाइटी जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है तो उसमें और तरह के नॉर्म्स और ट्रेडिशंस होंगी, और अगर वो इकोनॉमिकली वीक है तो उनमें और तरह की ट्रेडिशंस होंगी। लेकिन एक और साइंटिस्ट था मैक्स वेबर, उसके ख्याल में ऐसा नहीं है। वो ये कहता है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से बनते हैं। उसने इसकी एग्जांपल दी है कि किस तरह से जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो मतलब इफ़ेक्ट करते हैं किस तरह से सोसाइटी को, जबकि वो तो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है ना रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, तो वो भी सोसाइटी को मतलब इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। ये चीज़ इसमें बताई गई। उसके बाद फिर इसी पैराग्राफ में लास्ट पे बताया गया एक डेफिनीशन है प्री डेस्टिनेशन। ये प्री डेस्टिनेशन क्या है, ये जो कैल्विन एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट था उसने बताया था, उसका ख्याल ये था, कैल्विन थॉट दैट गॉड हैड already decided the ultimate salvation और डैमनेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल। मतलब अल्लाह ताला ने पहले से ये डिसाइड कर दिया गया है कि कौन मतलब वो डोमिनेंट इंडिविजुअल होगा और कौन मतलब ग़ुलामी किसको मिलेगी। तो वो इस कॉन्सेप्ट को जो है ना वो प्री डेस्टिनेशन बोला जाता है कि उसके ख्याल में ये पहले से तयशुदा है कैल्विन के ख्याल में। तो ये वाला जो टॉपिक था इसमें मतलब याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, साइंटिस्ट के नेम के साथ उनके काम, जो कि MCQs या फिर कोई मे बी के शॉर्ट क्वेश्चंस तो नहीं, MCQs में कोई एक स्टेटमेंट के साथ साइंटिस्ट का नाम आ सकता है। उसके बाद फिर आ जाता है लॉजिक ऑफ हिस्टोरिक कंपैरेटिव रिसर्च। अब ये चीज़ क्या है, मतलब इसमें ये होता है कि जो एक कन्फ्यूजन ओवर टर्म राइंस HC रिसर्च मतलब हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च, मतलब इसमें एक कन्फ्यूजन्स तो रहती ही है कि जैसे रिसर्चर्स कॉल व्हाट दे डू हिस्टोरिकल कंपैरेटिव और हिस्टोरिकल कंपैरेटिव बट मीन डिफरेंट थिंग्स। मतलब कि उनकी नज़र में रिसर्चर्स की नज़र में डिफरेंट होती हैं। यानी क्वेश्चन ये होता है कि जो
कंपैरेटिव रिसर्च और रिसर्च, ये दोनों मतलब हिस्टोरिकल रिसर्च और कंपैरेटिव हिस्टोरिकल रिसर्च, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं। मतलब कुछ जो इसके बारे में कन्फ्यूजन है, कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सेम है, जबकि कुछ जो हैं वो ये कहते हैं कि ये डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आई थिंक इसमें भी कोई ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं, जस्ट आप इसमें इसकी ये देख लें कि क्वालिटेटिव अप्रोच क्या है, क्वांटिटेटिव अप्रोच, ये दोनों अप्रोचेस क्या हैं। तो क्वालिटेटिव अप्रोच जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं वो तो ये समझते हैं कि मतलब ये डिस्टिंक्ट रिसर्च नहीं है, ये भी दूसरी रिसर्च की तरह ही है। क्योंकि देखें जो पॉजिटिविस्ट होते हैं, पॉजिटिविस्ट रिसर्चर्स, वो ये इस आइडिया को बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं कि ये एक डिस्टिंक्ट रिसर्च है, क्योंकि वो एक मेथड से चलते हैं जो साइंटिफिक रिसर्च का मेथड होता है। जैसे वो वेरिएबल्स को मेजर करते हैं, टेस्ट करते हैं, हाइपोथेसिस को, क्वांटिटेटिव डाटा को एनालाइज करते हैं। इसलिए उनके ख्याल में ये जो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च है ये दूसरी रिसर्च की तरह ही है। जबकि जो क्वालिटेटिव अप्रोच यूज़ करने वाले रिसर्चर्स हैं उनके ख्याल में ये दूसरी रिसर्च से डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि वो उनके ख्याल में कि यहाँ पे हर मतलब इवेंट और हर जिस चीज़ हिस्टोरिक पैटर्न को आप स्टडी करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको एक अलग मेथड जो है ना वो अडॉप्ट करना पड़ता है। तो इसलिए वो जो लोग क्वालिटेटिव अप्रोच यूज़ करते हैं ना उनके ख्याल में ये एक डिस्टिंक्ट रिसर्च मेथड है। उसके बाद आप लोगों ने जो नेक्स्ट चीज़ इस टॉपिक में करनी है वो है सिमिलैरिटीज़ टू फील्ड रिसर्च। और इसके बाद एक नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है वो है यूनिक फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च। इन दोनों चीज़ों को करने से आपको ये फ़ायदा ये होगा कि इसमें आपका जो फील्ड रिसर्च वाला टॉपिक है ना वो भी रिवाइज हो जाएगा, उसके करैक्टरिस्टिक्स भी आपको पता चल जाएंगे। तो पहले हम इसकी सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये किस तरह से फील्ड रिसर्च से सिमिलर है। फील्ड रिसर्च में आपको पता है कि जो रिसर्चर होता है वो किसी फील्ड में जाके तो वो खुद मतलब रिसर्च करता है, लोगों को ऑब्जर्व करता है या क्वेश्चनिंग भी कर सकता है, ये चीज़ें होती हैं फील्ड रिसर्च में। अब यहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स बना के लिखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट्स हैं। अब फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसमें जो चीज़, इसको अगर आप रीड करेंगे बाद में आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। इसमें जो चीज़ मेन बताई गई है वो यही है कि दोनों में, फील्ड रिसर्च में भी और हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च में भी, जो रिसर्चर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना वो अवॉइडेबल होता है, उसको तो अवॉइड किया जाता है, उसका अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है। इसमें हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च में जो उसके पास डाटा है, जो उसके पास रिकॉर्ड्स हैं, उस पर डिपेंड कर रहा होता है। इसी तरह फील्ड रिसर्च में भी उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू कुछ नहीं होता, वो लोगों को ही ऑब्जर्व करता है और उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू को रिकॉर्ड करता है। सेकंड पॉइंट में जो चीज़ बताई गई है उसमें ये है कि दोनों को ही बहुत ज़्यादा डाटा जो है ना उसको एनालाइज करना पड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि जो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च है इसमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो किसी एक ही इवेंट पे बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लिखे गए होते हैं हिस्ट्री में, तो उनको उन सबको ही मतलब जो है वो फॉलो करना पड़ता है, देखना पड़ता है, उनका एनालिसिस करना पड़ता है। इसी तरह फील्ड रिसर्च में जब वो ऑब्जर्व कर रहा होता है तो उसको हर एंगल से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से किसी एक चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो दोनों के पास डाटा बहुत ज़्यादा होता है जिसको एनालाइज करना, उसको अरेंज करना, ये ज़रा एक काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क होता है। सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है कि इनके पास ग्रेट डाइवर्सिटी होती है डाटा की। उसके बाद फिर थर्ड वाला जो पॉइंट है इसमें ये बताया गया है कि जो दोनों रिसर्च हैं इसमें जो सब्जेक्ट्स की फीलिंग को भी कैप्चर करना पड़ता है। मतलब वो किस तरह से, जो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च है इसमें मतलब जो कुछ लिखा गया होता है हमने उसको तो रीड करना ही होता है, लेकिन हमने साथ ये भी देखना होता है ये किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है। जब इसको लिखा गया था तो जो ऑथर है उसकी क्या फीलिंग्स थी, उसका मतलब उन सब चीज़ों को सामने रखते हैं। सेम इसी तरह से फील्ड रिसर्च में भी यही होता है कि जब लोगों को ऑब्जर्व किया जा रहा होता है, अगर हम उनसे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, वो उनके क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं, हमें साथ साथ उनके फेस एक्सप्रेशंस और उनकी फीलिंग्स को भी जो है ना वो भी देखना पड़ता है। उनको सामने रख के जो है वो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर जो फोर्थ वाला पॉइंट है इसमें ये बताया गया है कि बोथ फील्ड एंड हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च इन्वॉल्व अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन। इस बात का मतलब ये है कि जो रिसर्चर का और जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, मतलब जो ऑथर्स हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो फ़र्क हो सकता है। अब
का रिसर्चर में भी कि उस चीज़ को उस तरह से ना लेता हो जिस तरह से उसके सामने जो डाटा आया वो उसको उससे डिफरेंट समझता हो या उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये ना हो, इसके बावजूद उसको इसको ट्रांसलेट ही करना पड़ता है। उसके सामने जो डाटा आया है उसने एज इट ही आगे लोगों को कन्वे करना पड़ता है, चाहे उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू इससे डिफरेंट ही क्यों ना हो। देखिए हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च में उसके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें जो कुछ उसने देखा है वो उससे एग्री नहीं करता, लेकिन उसने कन्वे आगे उसको ट्रांसलेट करके लोगों को उसी फॉर्म में करना है जिस फॉर्म में वो रिटर्न है। सेम इसी तरह से फील्ड रिसर्च में भी जो लोगों के आंसर्स हैं मे बी कि वो उनके साथ जो है वो एग्री ना करता हो, लेकिन रिसर्च के रिजल्ट में उसने लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को ही ट्रांसलेट करके आगे दूसरे लोगों को बताना है ताकि वो उसको समझ सकें। इसमें फिर जाहिर है लैंग्वेज का और बाकी सब चीज़ें भी आ जाती हैं, उसको पेनिट्रेट होके उन चीज़ों को समझना पड़ता है। उसके बाद फिफ्थ वाला जो पॉइंट है ना, उसमें ये बताया गया है कि दोनों ही जो हैं वो एक्शन पे फोकस करते हैं, प्रोसेस पे, सीक्वेंस पे और टाइम प्रोसेस वगैरह इन चीज़ों को देखते हैं। मतलब उन्हें ये देखना होता है कि जैसे बोथ फील्ड एंड हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्चर्स फोकस ऑन एक्शन प्रोसेस एंड सीक्वेंस एंड सी टाइम प्रोसेसेस एज एसेंशियल। मतलब उसने ना ये भी देखना होता है कि किस टाइम पे ये जो है वो कोई एक इवेंट हुआ है, उन सब चीज़ों को सामने रखना पड़ता है। सेम इसी तरह से फील्ड रिसर्चर भी जब लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है, अपनी रिसर्च कर रहा होता है, तो वो ये भी देख रहा होता है कि वो किस टाइम पे रिसर्च कर रहा है, इस वजह से लोगों के ये आंसर्स हैं या ये एक्सप्रेशंस हैं। उसके बाद फिर 6 वाला पॉइंट देखें, इसमें जनरलाइजेशंस एंड थ्योरी आर लिमिटेड इन फील्ड ऑफ हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च। दोनों में ऐसे ही होता है, मतलब जनरलाइजेशन जो है वो मतलब कम होती है। जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब हम कोई एक रिसर्च कंडक्ट कर लेते हैं, हम उसका रिज़ल्ट निकाल लेते हैं, तो क्या वो रिज़ल्ट जनरल है, क्या उसको बाकी पॉपुलेशन या कम्युनिटीज़ पे अप्लाई किया जा सकता है। तो अब फील्ड रिसर्च में भी और हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च में भी जनरलाइजेशन जो है ना वो लिमिटेड होती है। उसकी वजह ये है कि मे बी के डाटा इनकम्प्लीट हो, डाटा की हमें मुकम्मल तौर पे समझ ही ना आए, या समझ अगर उस डाटा को हम समझ गए हैं लेकिन हमारे पास हमारे जहन में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब के आंसर्स जो हैं वो उस डाटा से मतलब हमें नहीं मिले अगर उन डॉक्यूमेंट्स से, तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम उसको जनरलाइज तो नहीं कर सकते। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमने ये रिज़ल्ट निकाला है और ये इसको किसी भी पॉपुलेशन कम्युनिटी या किसी और जो है ना वो टॉपिक पे भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इस वजह से कहा जाता है कि इनके जो जनरलाइजेशन है ना, दोनों रिसर्च इनकी जो है वो लिमिटेड होती है। उसके बाद फिर आ जाते हैं यूनिक फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स ही बनाए गए हैं, मतलब यहाँ 6 पॉइंट्स हैं जिनसे ये लगता है कि ये मतलब उस दूसरी रिसर्च से यूनिक है। तो फर्स्ट पे देखें, सबसे पहले दोनों में ही डायरेक्ट जो ऑब्जर्वेशंस हैं ना वो पॉसिबल नहीं होती। मतलब जैसे सॉरी, इसमें जो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च है इसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं होती, जबकि जो दूसरा होता है फील्ड रिसर्च उसमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पॉसिबल होती है। वहाँ पे तो डायरेक्ट ही लोगों को ऑब्जर्व किया जा रहा होता है, इसमें जो है वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पॉसिबल नहीं है, वो चीज़ें हमारे सामने नहीं हो हैं, तो हमें रिलाई करना पड़ता है जो हमारे पास पहले से डॉक्यूमेंट्स हैं। इस वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ रिसर्चर भी होता है इस रिसर्च में कि उसको उसके पास डाटा है लेकिन उसको इस पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं है इस डाटा पे। इसके अलावा फिर जो रिसर्चर जो है ना उसको उसी डाटा पे रिलाई करना पड़ता है जो कि अवेलेबल हो, उसके सामने है जो, और मे बी कि हो सकता है कि कुछ डाटा जो है वो उसमें से डिस्ट्रॉय भी हो गया हो, क्योंकि वो मोस्टली पेपर पे लिखा होता है, वो मिसप्लेस हो जाता है, ख़राब हो जाता है वो डाटा, तो इस वजह से कुछ डाटा हो सकता है कि वो डिस्ट्रॉय भी हो गया हो। तो जो अवेलेबल डाटा उसी पे उसको रिलाई करना पड़ता है हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च में, जबकि फील्ड रिसर्च में ऐसा नहीं है। अगर उसको कुछ क्वेश्चंस के बाद वो प्रॉपर अपने जो है टारगेट तक नहीं पहुँचा है तो वो मज़ीद क्वेश्चनिंग कर सकता है, क्योंकि सब्जेक्ट्स और वो इन्वायरमेंट उसके अपने कंट्रोल में है और उसके मतलब पहुँच में है। अब सेकंड देखें, हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्चर्स इंटरप्रेट द एविडेंस। उसके पास जो एविडेंस आते हैं ना उसको उसकी तशरीह करनी पड़ती है, क्योंकि जो हिस्ट्री में जो इवेंट्स हुए होते हैं उन पे जो डाटा रिटन होता है उसको मतलब लोगों को बताने के लिए उसको उस लैंग्वेज में पेनिट्रेट करके जाना पड़ता है, उसको उन सब चीज़ों को समझ के तो उसको इंटरप्रेट करके लोगों तक जो है वो रिज़ल्ट पहुँचाना पड़ता है, क्योंकि वो पास्ट के वाक़यात होते हैं। हो सकता है कि वो हमारी जो प्रेजेंट इरा होता है उसके साथ वो मैच भी ना कर रहे हैं और लोगों की समझ से बाहर हों, तो इसलिए फिर उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है उन सब के सब एविडेंस को।
इसके लिए उसको ज़ाहिर है बिल्कुल अब्जॉर्ब होना पड़ता है किसी भी इवेंट में। नंबर 3 पॉइंट जो पैराग्राफ है उसमें ये चीज़ बताई गई है कि अनदर फीचर इज़ दैट द रिसर्चर्स रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द पास्ट और एन अदर कल्चर इज़ ईजीली डिस्टॉर्टेड। अब इस बात का मतलब ये है, डिस्टॉर्ट का मतलब होता है ना अपने रास्ते से हट जाना, तो मतलब होता ये कि अब जो रिसर्चर है उसने अपने जहन में एक जो नक्शा बना लिया हुआ है इस इवेंट का, उसको स्पेसिफिक किसी इवेंट के बारे में पढ़ के जो नक्शा उसके माइंड में आता है, हो सकता है कि जब वो उसके आगे वाले और उसके पीछे वाले इवेंट्स को जब पढ़े तो वो बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो जाए, उसको लगे नहीं ये इस कॉन्टेक्स्ट में तो ये चीज़ लिखी ही नहीं गई। तो मतलब कि रिसर्चर को किसी स्पेसिफिक इवेंट और उसके बाद वाले इवेंट्स को भी स्टडी करना पड़ता है। और ऐसा जब वो करता है तो फिर उसका अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिस्टार्ट हो सकता है और बार बार मज़ीद पढ़ने से हो सकता है कि उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो और मतलब अनक्लियर होते जाएं। उसके बाद जैसे इसमें एक एग्जांपल भी उन्होंने दी है, नेक्स्ट पैराग्राफ में एक एग्जांपल बिल्डिंग्स के हवाले से दी है इस चीज़ को समझने के लिए कि किस तरह से डिस्टॉर्ट हो सकता है। कि जैसे देखें एक न्यूली बिल्ड जो है वो बिल्डिंग है इन 1800 यानी 1800 में अगर एक बिल्डिंग बनाई गई है तो वो उन लोगों के लिए वो बहुत ही एक मतलब स्ट्रेंज चीज़ होगी, या उनके लिए तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ होगी, और उन्होंने उसको उसकी तारीफ़ भी उस बिल्डिंग की या उसको लिखा भी उसी तरीके से होगा कि मतलब उनके दौर में ये एक बड़ा ही कोई अजूबा होगा। लेकिन जो 21st सेंचुरी में जब उसको पढ़ा जाएगा उस डॉक्यूमेंट को, तो हमारी नज़र में तो उस बिल्डिंग में कोई भी ख़ास ऐसी चीज़ नहीं होगी। तो इस तरह से जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो इवेंट्स की जो वैल्यू है वो जो है वो कम होती जाती है या चेंज होती जाती है। उसके बाद फिर नंबर 4 पॉइंट देखें, इसमें ये बताया जो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्चर डज नॉट यूज़ डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, मतलब डिटर्मन रहना, कायम रहना ना किसी चीज़ पे, तो वो किसी एक चीज़ पे अपना कॉन्सेप्ट कायम नहीं रख सकता। अगेन वही चीज़ इसमें भी आ जाती है कि वो जैसे जैसे मतलब वो पढ़ता जाता है वो और लोगों के जो चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको रीड करता जाता है तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो चेंज होते जाते हैं। मतलब वो किसी एक इवेंट के लिए डिफरेंट लोगों की डिफरेंट लॉजिक्स होती हैं, तो लॉजिक का मतलब ही ये है कि लोग उस चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करते हैं, तो जब वो इनको रीड करता है तो उसका अपना कॉन्सेप्ट जो है वो डिटर्मन नहीं रहता, वो डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच उसकी नहीं रहती, चेंज होती रहती है। उसके बाद नंबर 5 देखें, इसमें इन्होंने बताया कि जो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्चर है has the ability to shift between specific context and generalized context for purpose of comparison। अच्छा, वो कंपैरिजन के लिए किसी भी कॉन्टेक्स्ट को स्पेसिफिक और जनरल दोनों तरीके से मतलब देखता है। अब देखें ना, उसके सामने अगर एक वाक़या है, कोई एक इवेंट है, तो वो जस्ट जो है वो पहले तो उसको देखेगा, उसको स्टडी करेगा, बाकी सब चीज़ों को इग्नोर करके, नज़रअंदाज करके, तो वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ही उसको देखेगा कि ये वाक़या कब हुआ, किन लोगों के साथ हुआ। उसके बाद वो कंपैरिजन के लिए इसको जनरल जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि मतलब यही इवेंट बाकी जगहों पे अगर हुआ है तो वो किस तरीके से हुआ है, वहाँ पे उसकी रीज़न क्या बनी है। जैसे कोई सिविल वार ही सपोज़ अगर हम देख लें कि एक एरिया में एक सिविल वार को वो स्टडी कर रहा है कि उसका बैकग्राउंड क्या था, उसकी रीज़न क्या बनी थी, तो वो एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में उसको देख रहा है। लेकिन जब वो कंपैरिजन के लिए वो उसी और जगहों पे होने वाली सिविल वार को भी मतलब स्टडी करेगा और फिर उनका कंपैरिजन करेगा, तो ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिसर्चर है वो दोनों कॉन्टेक्स्ट में, स्पेसिफिक और जनरल दोनों कॉन्टेक्स्ट में किसी भी इवेंट को देख सकता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है लास्ट वाला पॉइंट, जिसमें इन्होंने कहा है कि ये जो कंपेयर करता है क्रॉस कल्चरल जोग्राफिक यूनिट्स को, यानी ये डिफरेंट कल्चर्स के बारे में कंपैरिजन कर सकता है। ज़ाहिर है उसके पास उसको हर जगह पे जाके खुद मतलब कि स्टडी नहीं करना पड़ता, उसके पास डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो वो डिफरेंट कल्चर्स में कंपेरिजन कर सकता है किसी एक चीज़ को, और डिफरेंट टाइम्स में भी कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखें, जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक करने वाला है, आगे वाले इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं हैं, तो ये टॉपिक जो है एवेलुएटिंग क्वालिटी ऑफ एविडेंस, ये पेपर में आता भी है और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसको मैं रीड कर देती हूँ। जैसे अब देखें इस टॉपिक का पहले तो मतलब क्या है, एवेलुएटिंग क्वालिटी ऑफ एविडेंस, मतलब एक जो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्चर होता है वो कैसे किसी भी एविडेंस की क्वालिटी को चेक कर सकता है या एवेलुएट कर सकता है कि वो मतलब ठीक है या नहीं, की वैलिडिटी कितनी है, उसको चेक कैसे कर सकता है। एज द हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्चर गैदर्स एविडेंस, जब वो एविडेंस जमा करता है, ही और शी आस्क्स 2 क्वेश्चन, वो अपने आप से 2 क्वेश्चंस कर सकता है। नंबर 1, द रेलिवेंट ही इज़ रेलिवेंट
इज़ द हाउ यहाँ पे ये मिस प्रिंटिंग है, हाउ रेलिवेंट इज़ द एविडेंस टू इमर्जिंग रीज़न क्वेश्चंस एंड इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट्स। मतलब कि ये जो एविडेंस है उसके जहन में जो क्वेश्चंस हैं इमर्ज हो रहे हैं, या जो भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं इवॉल्व हो रहे हैं, ये जो इवेंट है या ये जो एविडेंस है ये उसके साथ कितना रेलिवेंट है, एक चीज़ ये होगी। दूसरा ये हाउ एक्यूरेट एंड स्ट्रॉन्ग इज़ द एविडेंस, और एविडेंस ठीक भी है और इतना स्ट्रॉन्ग भी है। द क्वेश्चन ऑफ रेलिवेंस इज़ डिफ़िकल्ट वन। इस बात का मतलब ये है कि वो कितना रेलिवेंट है, ये तो सबसे मुश्किल इसी क्वेश्चन का आंसर है कि हमारे पास जो एविडेंस है वो कितना रेलिवेंट है हमारे क्वेश्चन के। ऑल डॉक्यूमेंट्स में नॉट बी इक्वली वैल्यूएबल इन रिकन्स्ट्रक्टिंग द पास्ट, यानी कि जब हम पास्ट के किसी इवेंट को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो सारे के सारे वैल्यूएबल नहीं होते, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है हमें। एज द फोकस ऑफ रिसर्च शिफ्ट्स, एविडेंस दैट वाज नॉट रेलिवेंट कैन बिकम रेलिवेंट। अब होता ये है कि जो रिसर्चर होता है उसका अपना एक फ़ोकस होगा ना, कि वो किस डॉक्यूमेंट पे फोकस करता है किस पे नहीं करता। अब उसके सामने तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर वो किसी एक डॉक्यूमेंट उसका फोकस चेंज हो जाता है, वो किसी ऐसे डॉक्यूमेंट पे फोकस करने लग जाता है जो इतना मतलब रेलिवेंट नहीं है, तो जाहिर है फिर उसकी वो इतना ज़्यादा ऐसे ही लगेगा कि ये जो हमारे पास एविडेंस है ये हमारे जो टॉपिक है उससे रेलिवेंट नहीं है। जैसे ही आप कोई और डॉक्यूमेंट पकड़ते हैं तो आपको लगता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो रेलिवेंट है। तो जो एविडेंस जो है वो कभी कभार ऐसा होता है कि कोई एक चीज़ उस एविडेंस से रेलिवेंट लगती है और दूसरी नहीं। इसी तरह वो कह रहे हैं सम एविडेंस में स्टिमुलेट न्यू एवेन्यूज़ ऑफ इंक्वायरी एंड सर्च फॉर एडिशनल कन्फर्मिंग एविडेंस। कुछ एविडेंस ऐसे भी होते हैं कि उसके बाद हमें मज़ीद जो है ना इंक्वायरी की ज़रूरत होती है, तो फिर हमें एडिशनल कन्फर्मेशन एविडेंस के लिए और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो ये था कैसे एवेलुएट करते हैं क्वालिटी ऑफ एविडेंस को। उसके बाद एक्यूरेसी भी चेक की जाती है। दूसरा पॉइंट, इसको आप हेडिंग बना सकते हैं कि एक्यूरेसी किसी भी एविडेंस की कैसे चेक की जा सकती है। तो एक्यूरेसी ऑफ एविडेंस में बी लुक्ड एट फॉर थ्री थिंग्स, तीन चीज़ों से चेक करते हैं। द इम्प्लीसिट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, पर्टिकुलर डिटेल्स दैट आर रिक्वायर्ड, और नंबर 3 एम्पिरिकल जनरलाइजेशन। मतलब कि जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपने बनाया हुआ था क्या ये डॉक्यूमेंट्स उससे रिलेटेड हैं। नंबर 2 पर्टिकुलर डिटेल्स दैट आर रिक्वायर्ड, और जो चीज़ें हमें चाहिए थी, जो क्वेश्चन हमारे जहन में था और हमें लग रहा था कि इसके आंसर्स के लिए हमें ये चीज़ें चाहिए, क्या ये डॉक्यूमेंट्स फुलफिल करते हैं उस रिक्वायरमेंट को। और तीसरी एम्पिरिकल जनरलाइजेशन, तीसरी चीज़ यही आती है कि जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आए हैं अगर इनसे हम कोई कंक्लूजन निकाल लेते हैं तो क्या वो कंक्लूजन जनरलाइज होगा, क्या उसको हम बाकी सोसाइटीज़, कल्चर या किसी और इवेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्चर जो है एवेलुएट करता है ऑल्टरनेट इंटरप्रिटेशंस ऑफ एविडेंस एंड लुक्स फॉर साइलेंस ऑफ केसेस वेयर द एविडेंस फेल्स टू एड्रेस ऑन एन इवेंट, टॉपिक और इशू। मतलब कि वो इन सब चीज़ों को सामने रखता है और जहाँ पे कुछ नहीं लिखा गया होता किसी इवेंट के बारे में, वहाँ पे भी देखता है कि कौन सा इवेंट है जिसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। तो ये दो चीज़ें हैं जिनको हमने करना है। उसके बाद जो एवेलुएट कर लेते हैं जब एविडेंस को, तो फिर नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग एविडेंस। मतलब अब उसके पास काफ़ी सारे एविडेंसेस आ जाते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप में जो रिसर्चर होता है वो उसको ऑर्गेनाइज करता है। मतलब उसको अब आप इसको जब आप रीड करेंगे तो आपको इसमें 2-3 पॉइंट्स नज़र आएंगे कि उसके पास इतना ज़्यादा डाटा होता है कि उसको चाहिए कि वो उसको ऑर्गेनाइज़ करे और उसको हैज़र्डली ना करे, बल्कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग काम है, तो उस पर टाइम लगा के तो उसको एक तरतीब के साथ वो उसको अरेंज करना चाहिए, यानी ऑर्गेनाइज करना चाहिए एविडेंस जो उसके पास आते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, वो है यानी एक तरह का ये नेक्स्ट स्टेप है कैसे वो कंडक्ट करें रिसर्च को। तो अगला स्टेप फिर आ जाता है सिंथेसाइजिंग। सिंथेसाइजिंग में ये होता है कि जो उसके पास कॉन्सेप्ट्स आए हैं वो उनको इस तरह से मतलब आगे मूव करे, आगे शिफ्ट करे, मतलब कि अगला स्टेप उसके लिए ईजी हो जाए, उसके लिए, अपने लिए और लोगों को समझने के लिए भी। अब एविडेंस को सिंथेसाइज कर जब वो करता है तो लोग उसको इजीली मतलब समझ सकते हैं। लास्ट स्टेप आ जाता है राइटिंग अ रिपोर्ट। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें मतलब वो क्या करता है, रिपोर्ट को किस तरीके से उसने राइट करना होता है, ये इसको आप देखें। ये लास्ट स्टेप होता है ये हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च को रिपोर्ट से ही पता चलता है कि उसने क्या काम किया था, कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ पे उसने ख़त्म किया। जैसे वो क्या करता है, वो कंबाइन, सबसे पहले तो वो कंबाइन एविडेंस को, अगेन ये उसी का एक तरह का जो है वो समरी आ जाएगी जो हमने पीछे स्टेप्स किए हैं। एविडेंस को कंबाइन करता है और कॉन्सेप्ट्स को भी। उसके बाद फिर सिंथेसाइज करता है इनको एक रिसर्च रिपोर्ट की फॉर्म में। द वे इन विच द रिपोर्ट इज़ रिटन इज़ की इन हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च, यानी कि अब तरीकाकार जिसमें वो रिपोर्ट लिखी जानी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है
इस रिसर्च में। असेंबलिंग एविडेंस, आर्ग्यूमेंट्स एंड कंक्लूजन्स इनटू अ रिपोर्ट इज़ ऑलवेज अ क्रूशियल स्टेप, यानी ये सबसे ज़्यादा अहम स्टेप होता है रिपोर्ट में कि आपने एविडेंस को किस तरह से असेंबल किया था, आर्ग्यूमेंट्स को भी, और कंक्लूजन किस तरह से बनाए थे, ये सब हमने रिपोर्ट के अंदर लिखना होता है। बट मोर देन इन अ क्वान्टिटेटिव अप्रोच, द केयरफुल क्राफ्टिंग ऑफ एविडेंस एंड एक्सप्लेनेशन मेक्स और ब्रेक्स हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च। मतलब कि क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये क्वालिटेटिव रिसर्च होती है ना, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च से भी ज़्यादा यहाँ पे इसकी क्राफ्टिंग जो होती है ना एविडेंस की, वो ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने अपने जो वर्डिंग है उसी से ही लोगों को समझाना होता है। हमारे पास कोई क्वांटिटेटिव डाटा नहीं होता, हमने अपनी वर्डिंग और अपनी रिपोर्ट से लोगों को अपने काम की इम्पोर्टेंस बतानी होती है। तो फिर जो एक रिपोर्ट है वही असल में हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च को ब्रेक भी कर सकती है, मेक भी कर सकती है, मतलब बना भी सकती है। A researcher distills mountains of evidence into expositions and prepares extensive footnotes। अब यहाँ पे डिस्टिल का मतलब तो होता है निकालना, मतलब कि उसके पास बहुत सारे एविडेंस होते हैं, वो उनमें से निकालता है और उसको एक्सपोज करता है और प्रिपेयर करता है। फुट नोट्स का मतलब होता है एक्सप्लेनेशंस, यानी एक्सप्लेनेशंस प्रिपेयर करता है। शी और ही वीव्स टुगेदर एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स टू कम्युनिकेट अ कोहेरेंट कन्विंसिंग पिक्चर टू रीडर। अब वीव का मतलब होता है बुनना, वो एविडेंस और आर्ग्यूमेंट्स को इस तरीके से मतलब बुन के लोगों के सामने पेश करता है कि वो एक कोहेरेंट, एक कन्विंसिंग पिक्चर बन जाए रीडर के लिए। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस भी आ जाती है। आप इस टॉपिक को रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस के तौर पे भी याद कर सकते हैं कि जब हम एक रिसर्च कंप्लीट कर लेते हैं तो जो रिपोर्ट होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है और उसको लिखा किस तरह जाता है, ये दोनों तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आ जाता है डाटा एंड एविडेंस इन हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि हेडिंग इसकी ये है, मतलब डाटा जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट या इस रिसर्च में जो डाटा यूज़ होता है वो कितनी किस्म का होता है, किस किस डाटा को हम यूज़ करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं जस्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी। आप एक एक पैराग्राफ को पढ़ के उनमें से जस्ट एक एक लाइन ही बस जो है वो उसको आप अपने वर्ड्स में लिख लें, इतना इनफ होगा। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो यही पूछा जा सकता है कि कौन कौन से टाइप्स के डाटा को हिस्टोरिकल रिसर्च में यूज़ किया जाता है। तो 4 किस्म का डाटा होता है। एक होता है प्राइमरी रिसोर्सेज, दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्सेज, थर्ड वाला रनिंग रिकॉर्ड्स और फोर्थ वाला होता है रिकलेक्शंस। प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज का फ़र्क मैं पहले आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद इसकी डिटेल पढ़ेंगे। प्राइमरी सोर्सेज का मतलब ये होता है एक इवेंट, कोई जो हिस्ट्री में हुआ है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे सामने मौजूद हैं, वो डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, वो आम बंदे का लिखा हुआ लेटर भी हो सकता है, वो डायरीज़ हो सकती हैं, न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, यहाँ तक कि उस इवेंट की पिक्चर्स अगर ली गई हैं तो वो भी हमारे पास एक प्राइमरी सोर्स है। ये सारे डाटा का मतलब डाटा हमारे पास जो जिस फॉर्म में आया वो एक अरेंज्ड फॉर्म नहीं होगी। प्राइमरी सोर्सेज कभी अरेंज फॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि वो तो आम लोगों ने लिखे होते हैं, आम लोगों ने कलेक्ट किए होते हैं प्राइमरी सोर्सेज। अब सेकेंडरी और प्राइमरी में फ़र्क क्या है? सेकेंडरी सोर्स का मतलब ये है कि वही प्राइमरी सोर्स को यूज़ करके किसी हिस्टोरियन ने, किसी रिसर्चर ने पहले ही उस पर कुछ ना कुछ लिख के तो एक रिपोर्ट बनाई हुई है, एक बुक लिखी हुई है, या कुछ भी मतलब लिखा हुआ है उसी इवेंट को, उस डाटा को यूज़ करके, तो वो हमारे पास सेकेंडरी सोर्स होता है। तो हमारे पास दोनों तरह के सोर्सेज कुछ इवेंट से की हो सकती हैं। हो सकता है हमारे पास एक हिस्ट्री का ऐसा इवेंट हो, हमारे पास प्राइमरी डाटा भी अवेलेबल हो, उसकी अपनी पिक्चर्स, उसका आम लोगों के लिखे हुए राइटिंग्स जिसमें वो इतने अरेंज्ड सीक्वेंस मैनर में नहीं लिखा होता, वो भी हो। और हो सकता है हमें कोई ऐसी बुक या ऐसी रिपोर्ट भी मिल जाए जो किसी एक्सपर्ट बंदे ने उस पर लिखी हो, तो वो हमारे पास सेकेंडरी सोर्स है। दोनों तरह के सोर्सेज हमारे पास हो सकते हैं। तो ये तो हो गया प्राइमरी सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज का डिफरेंस। तो प्राइमरी सोर्सेज में मैंने जैसे आपको बता दिया है कि ये क्या चीज़ें होती हैं। फ़ोटोग्राफ्स हो सकती हैं, आम लोगों के लिखे हुए जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और जो आजकल में जो चीज़ें हो रही हैं, जो वाक़यात हो रहे हैं, और अगर हम उनको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये फ्यूचर के रिसर्चर्स के लिए प्राइमरी सोर्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में फिर एक यहाँ पे एक ये चीज़ भी बताई गई है कि जो होते हैं ना प्राइमरी सोर्सेज, वो अब आजकल जो है वो टेलीफोन्स ने इसकी जगह ले ली, टेलीफोन और मतलब कॉल्स के, उसके लेटर्स की जगह ले लिया टेलीफोन कॉल्स ने। तो इस वजह से जो प्राइमरी सोर्सेज हैं वो कम होते जा रहे हैं। अब जो फ्यूचर रिसर्चर्स होंगे उनके लिए ये बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, उनको प्राइमरी सोर्सेज बहुत कम मिलेंगे किसी रिसर्च उस पर टॉपिक पे बात लिखने के लिए, रिपोर्ट तैयार करने के लिए, क्योंकि हम मोस्टली जो है वो सोशल मीडिया, टेलीफोन कॉल्स वगैरह हम यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ें थी। प्राइमरी सोर्स की पहले डेफिनेशन करनी है और उसके बाद फिर देखना है कि प्राइमरी सोर्सेज होते क्या हैं और
फ्यूचर में प्राइमरी सोर्सेज क्यों कम होते जा रहे हैं। उसके बाद आ जाता है इसमें एक टॉपिक है पोटेंशियल प्रॉब्लम्स विद प्राइमरी सोर्सेज। ये 5 पोटेंशियल्स हैं और जो कि काफ़ी डिटेल में और काफ़ी लंबे लिखे गए हैं, तो इनको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है। हर पैराग्राफ में से आप जस्ट 2 लाइन्स जो हैं उनको इंपॉर्टेंट लाइन्स उनको कर लें। जैसे फर्स्ट वाला देखें कि ये जो डाटा होता है ना, ये फ्रैक्शंस में होता है। प्राइमरी सोर्स जैसे मैंने आपको बताया वो एक्सपर्ट्स ने नहीं लिखा होता, वो आम लोगों ने लिखा होता है, तो इस वजह से वो फ्रैक्शंस टुकड़ों की फॉर्म में होगा, कंप्लीट डाटा हमें वो नहीं मिलता। पहला प्रॉब्लम ये होता है जब हम प्राइमरी सोर्सेज यूज़ करते हैं। दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये आ जाता है, जो सेकेंड ही पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ये ना इनको हमें ओपन माइंडेडली रीड करना पड़ता है और समझना पड़ता है कि राइटिंग के इनसाइड क्या है, जिस बंदे ने इसको लिखा है उसने इसको क्या सोच के लिखा है। अगर हम उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रीड कर रहे हैं तो एक तरह का हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो किसी एक्सपर्ट ने नहीं लिखा, उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, हमने डीपली उसको ही समझना होता है। तो ये चीज़ आ जाती है पोटेंशियल प्रॉब्लम सेकंड वाला। उसके बाद फिर थर्ड वाले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इसमें जो चीज़ आती है वो आती है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि हमारे पास डाटा तो काफ़ी ज़्यादा होगा, तो वो फिर टाइम कंज्यूमिंग है। इसको मतलब रीड करने के लिए हमें काफ़ी टाइम चाहिए होता है। नंबर 4 जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें क्रिटिसिज्म चेक करना पड़ता है। क्रिटिसिज्म भी 2 तरह का होता है, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म। ये दोनों तरह का हमें क्रिटिसिज्म चेक करना पड़ता है। उसके बाद फिर आ जाता है नंबर 5 पे, मैनी टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शंस अपीयर इन प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स। वही अगेन डिस्टॉर्शन का मैंने आपको पहले भी बताया, हम जैसे जैसे डाटा को पढ़ते जाते हैं हमारा अपना माइंड मेन फोकस से हटता जाता है। इसको जो है ना हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन। यहाँ पे उन्होंने एक वैसी एग्जांपल इस तरह से दी है कि एक बिल्डिंग है, उसकी एक फ़ोटोग्राफ ली गई है। बिल्डिंग के सामने काफ़ी ज़्यादा जो है वो कचरा है, तो उसकी उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ इस एंगल से ली है कि वो कचरा शो नहीं हो रहा, वहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा। तो कोई भी उस फोटोग्राफ को देखेगा तो वो डिस्टॉर्ट हो सकता है, उसको वो जगह नीट एंड क्लीन लगेगी, जबकि वो नीट एंड क्लीन नहीं होती। अच्छा, ये सारा कुछ था प्राइमरी डाटा में। फिर आ जाता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा के भी कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं। सेकेंडरी डाटा जैसे मैंने आपको बताया, सोशल रिसर्चर्स जो होते हैं ना, उन्होंने मतलब सेकेंडरी सोर्सेज हमारे लिए बनाए होते हैं। उन्होंने पहले से ही बुक और आर्टिकल्स वगैरह उस पर बुक्स और आर्टिकल्स लिखे होते हैं। अब इसके साथ क्या क्या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ये भी यहाँ पे जो पैराग्राफ्स में 1 प्रॉब्लम 2nd प्रॉब्लम, यही वाले पैराग्राफ्स में से आप जस्ट एक 2 लाइनें लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि जो पहला प्रॉब्लम ये आता है कि ज़ाहिर है हिस्टोरियंस उनको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, उन्होंने भी एक प्राइमरी डाटा को ही सामने रखा होता है, फिर उसको वो लिखते हैं। जब तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, हो सकता है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से फ़र्क हो। सेकंड प्रॉब्लम इसमें ये आ जाता है कि जो सिलेक्शन होती है ना, सिलेक्शन प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स का, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। अब उनके सामने जब प्राइमरी सेकेंडरी डाटा बनाने वालों के सामने जब प्राइमरी डाटा के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, तो वो किस प्रोसीजर से उन्होंने कुछ को सिलेक्ट किया है ये हमें तो नहीं पता। वो ट्रांसपेरेंट हो सकता है ना हो सकता है वो अपना फेवरेट डाटा कलेक्ट कर लें और उसके ऊपर वो रिपोर्ट बनाए, या जो डाटा उनको ईजी लग रहा हो वो उस पर रिपोर्ट बनाए। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा ना, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब थर्ड प्रॉब्लम अगर देखें कि इसमें ये भी होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है ना एविडेंस की, वो भी हो सकता है कि वो इतना मतलब इतनी वो नरेटिव ना हो, इतनी उसमें डिटेल ना बताई गई हो, कि उसको मोस्टली जो है ना वो डेट वाइज उन्होंने अरेंज किया होता है। जो हिस्टोरियंस होते हैं उन्होंने डेट वाइज अरेंज किया हो, लेकिन हम जब उसको लेके आते हैं तो हमें वो उस फॉर्म में हो सकता है कि हमें वो समझ ना आए, या हमें वो लगे कि ये ठीक तरीके से अरेंज नहीं किया हुआ। यानी वो मोस्टली जो है वो डेट वाइज अरेंज करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारी रिसर्च में हमें डाटा इसी फॉर्म में चाहिए हो कि वो डेट वाइज अरेंज हुआ हो। उसके बाद फिर आ जाता है नंबर 4 पे एक और चीज़ आ जाती है, वो है पर्सनल बिलीव्स। कि जो राइटर है वो तो फिर अपने हिसाब से लिखता है ना उसको, कि मतलब जो उसका अपना पर्सनल बिलीफ है वो उस पे लिख के उसको सामने रख के उस पे लिखता है। तो ये चीज़ भी एक प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। तो ये 4 जो हैं वो पोटेंशियल प्रॉब्लम है सेकेंडरी सोर्सेज के, कि सेकेंडरी सोर्सेज को हम हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च में अगर यूज़ करते हैं तो हमें इन 4 चीज़ों को फेस करना पड़ता है। नंबर 3 आ जाता है तीसरा डाटा। जैसे शुरू में हमने देखा था 4 किस्म के डाटा थे जो हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च में यूज़ होते हैं, प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, जो ज़्यादा डिटेल में यहाँ बताए गए हैं। थर्ड वाला डाटा था रनिंग रिकॉर्ड्स भी यूज़ होते हैं और रिकलेक्शंस भी होती हैं। अब इन दोनों की जस्ट उन्होंने डेफिनेशन ही यहाँ पे बताई है कि रनिंग रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो फाइल्स होते हैं, एग्जिस्टिंग स्टैटिस्टिकल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशंस ने खुद मेंटेन किए होते हैं ना।
तो वो वाले होते हैं रनिंग रिकॉर्ड्स, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं पे डेथ रेट है और फिर डिवोर्स का रेट है, बर्थ्स हैं, मैरिजेज़ हैं, इन सब के रिकॉर्ड हमें इजीली कहीं जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाते हैं। उसके बाद रिकलेक्शंस क्या होती हैं? रिकलेक्शंस का मतलब होता है कि कुछ लोग अपनी मतलब मेमोराइज़ करते हुए भी कुछ चीज़ों को लिखते हैं अपने वो डायरीज़ वगैरह में, या फिर मतलब लोगों की जो मेमोरी में जो चीज़ें सेफ हैं अगर हम उनको यूज़ करते हैं तो वो रिकलेक्शंस कहलाती हैं। इसमें हिस्टोरिकल कंपैरेटिव रिसर्च में ये 4 किस्म के डाटा थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एवेल्युएटिंग द डॉक्यूमेंट्स। ये अगेन जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा था एवेल्युएट करना किसी एविडेंस को, अब यहाँ पे है एवेल्युएटिंग द डॉक्यूमेंट्स। अब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आते हैं तो फिर हमारे माइंड में क्या क्वेश्चंस आते हैं जिनसे हमें पता चले कि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमारी रिसर्च के लिए ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। तो वो 4-5 क्वेश्चंस यहाँ पे उन्होंने मतलब लिखे हैं कि जो हमारे माइंड में आते हैं। हु कंपोज्ड द डॉक्यूमेंट्स, यानी ये डॉक्यूमेंट्स लिखे किसने हैं? आम लोगों ने लिखे हुए हैं या एक्सपर्ट्स ने लिखे हैं? व्हाई वर दीज रिटन, इनको लिखा क्यों गया था? उसके बाद आ जाता है व्हाट मेथड्स वर यूज टू एक्वायर द इन्फॉर्मेशन, यानी ये जो इन्फॉर्मेशन ली गई है वो उसको हासिल करने के लिए कौन से मेथड्स यूज़ किए गए थे। व्हाट आर सम ऑफ द बाइसेस इन द डॉक्यूमेंट्स, यानी इनमें कुछ अबहाम या गलत फहमियाँ कौन कौन सी हैं जो हमें क्लियर नहीं हो रही इन डॉक्यूमेंट्स में। ये चीज़ें आ सकती हैं हमारे माइंड में। हाउ रिप्रेजेंटेटिव वाज द सैम्पल, जो सैम्पल था वो कितना रिप्रेजेंटेटिव है, यानी इन्होंने जो सैम्पल रखा था क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरी कम्युनिटी को। वट आर द की कैटेगरीज एंड कॉन्सेप्ट्स यूज्ड, मेन कैटेगरीज और कौन से कॉन्सेप्ट्स इन डॉक्यूमेंट्स में यूज़ किए गए हैं। वट सॉर्ट ऑफ थ्योरेटिकल इशूज़ एंड डिबेट्स डू दीज डॉक्यूमेंट्स कास्ट लाइट ऑन, किन थ्योरेटिकल इशूज़ और डिबेट्स पे ये डॉक्यूमेंट्स रोशनी डालते हैं या किन के बारे में ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ये 5-6 क्वेश्चंस हैं वो हमारे माइंड में आते हैं जब हम एवेल्युएट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को जो हमने अपनी रिसर्च में यूज़ करना होता है। तो टॉपिक नंबर 35 एंड 36 ये जो दोनों कंबाइंड टॉपिक थे उनमें यहाँ तक ही जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मेन जो है वो आगे आपको इतना ज़्यादा उसको जस्ट आप रीड कर लें, वो करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अब हम करेंगे टॉपिक नंबर 37 जो कि है फोकस ग्रुप डिस्कशन। ये ईजी टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन की डेफिनेशन से। मैंने यहाँ पे ज़रा सिंपल डेफिनेशन लिखी है, आप इसको यहाँ लिख सकते हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशन है क्या? अ फोकस ग्रुप डिस्कशन इन्वॉल्व्स गैदरिंग पीपल फ्रॉम सिमिलर बैकग्राउंड्स और एक्सपीरियंसेस टुगेदर टू डिस्कस अ स्पेसिफिक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। मतलब एक फोकस ग्रुप डिस्कशन ये है जिसमें एक ही इंटरेस्ट के और एक ही बैकग्राउंड के लोगों को एक जगह पे इकट्ठा करके तो एक टॉपिक पे डिस्कशन करना होता है। इसको बोलते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन से आप सब लोग फेमिलियर हैं। डेफिनेशन के बाद अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं। इसकी ना 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन और दूसरा होता है फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। अब फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ यहाँ पे दिया गया है ना उसमें इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन को एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की गई है। इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन वो डिस्कशन होती है जिसमें जो ग्रुप इन्वॉल्व होता है डिस्कशन में उसको मतलब किसी प्लानिंग के साथ वहाँ पे जो इकट्ठा नहीं किया गया होता। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि एक बंदा जो है वो एक नई लोकेलिटी पे जाता है और वहाँ पे वो कोई किसी घर का डोर नॉक करता है, उसने कोई एड्रेस पूछना होता है। अब घर से एक बंदा आता है, पहले तो वो डिस्कशन में शामिल होता है, उसको कुछ क्लियर नहीं हो रहा होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती। फिर 1-2 लोग जो पास से गुजर होते हैं वो भी उस डिस्कशन में शामिल हो जाते हैं, जो उसको समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं जो एड्रेस उसको चाहिए। इस तरह देखते देखते कुछ साथ वाले लोग और कुछ और लोग भी उस डिस्कशन में शामिल हो जाते हैं। तो ये एक ही टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है, एक लोकेशन को समझाने की कोशिश की जा रही है या ढूंढा जा रहा है एक लोकेशन को, लेकिन इसमें जो ग्रुप में जो लोग शामिल हुए हैं उनको फॉर्मली या एक प्लानिंग से उस ग्रुप में शामिल नहीं किया गया, बल्कि वो रैंडमली खुद ही उस ग्रुप में शामिल हुए हैं। इसको बोलते हैं इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। और जो फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन होता है वो बाकायदा एक पहले टॉपिक चूज़ किया जाता है, फिर मतलब ये देख के कि उस टॉपिक पे कौन लोग डिस्कशन कर सकते हैं, उस डिस्कशन उस एक ग्रुप जो है ना वो सिलेक्ट किया जाता है। इसको बोलते हैं फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। तो ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट इस तरह से है कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, जैसा कि पर्पस क्या है फोकस ग्रुप डिस्कशन का। उसके अलावा रोल ऑफ रिकॉर्डर वाला क्वेश्चन भी पेपर में आता है। अभी आगे जाके मैं आपको बताऊंगी रिकॉर्डर क्या होता है।
उसके अलावा ग्रुप साइज़ से रिलेटेड क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ आ सकते हैं कि ग्रुप साइज़ क्या होता है फोकस ग्रुप डिस्कशन में। तो सेकंड वाला पैराग्राफ देखें, इसमें ग्रुप साइज़ का ही बताया गया है कि मोस्टली जो है फोकस ग्रुप डिस्कशन में 6 to 12 पर्सन्स लिए जाते हैं एक ग्रुप में, लेकिन अकॉर्डिंग टू द टॉपिक या सर्कमस्टांसिस चेंज भी हो जाते हैं। जैसे 6 to 10 भी रखे जा सकते हैं, 6 to 12 तो एक मोस्टली होते हैं, 6 to 15 तक भी जा सकते हैं, 8 to 10 भी हो सकते हैं, 5 to 7 भी हो सकते हैं। ये डिफरेंट रिसर्च की बुक्स में डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने मतलब ये ओपिनियन दिए हैं कि इतना ग्रुप जो है वो बेस्ट रहता है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है। अच्छा, और इसमें ये होता है कि ग्रुप जब हम बनाते हैं तो उसमें एक जो फैसिलिटेटर होता है, ग्रुप में एक फैसिलिटेटर होता है जो मतलब फैसिलिटेट करता है, वो प्रोवाइड करता है सारी फैसिलिटीज़ ग्रुप डिस्कशन के लिए, जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है या जो भी मतलब चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो। उसके अलावा फिर एक रिकॉर्डर होता है जो रिकॉर्ड करता है, मतलब जिसने ये पूरी डिस्कशन को रिकॉर्ड करना है। उनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आगे शुरू हो जाते हैं प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये मतलब ये बुलेट्स में जो 4 पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे आप हेडिंग बना दें प्रॉब्लम्स ऑफ लार्ज ग्रुप। तो 4 प्रॉब्लम्स हैं लार्ज ग्रुप्स के मतलब जो पेश आते हैं जब हम ग्रुप का साइज़ बड़ा कर लेते हैं। अब जैसे नंबर 1 पे जो बताया ना, इन अ बिगर ग्रुप ईच पार्टिसिपेंट स्पीकिंग टाइम इज सब्सटेंशियली रेस्ट्रिक्टेड। मतलब कि वहाँ पे ना हर जो पार्टिसिपेंट होता है ना उसको टाइम कम मिलता है। उसकी वजह ये है कि ग्रुप साइज़ बड़ा है और फिक्स्ड एक टाइम होता है डिस्कशन का, तो इस वजह से हर पार्टिसिपेंट को टाइम जो है वो कम मिलता है। और उसके अलावा एक और चीज़ भी होती है कि उसमें फिर कुछ लोग डोमिनेंट हो जाते हैं और कुछ ज़रा थोड़ा उसमें चुप रहते हैं या खामोश रहते हैं, अपना ओपिनियन नहीं देते। ये पहला प्रॉब्लम होता है इसका लार्ज ग्रुप का। नंबर 2 पे आ जाता है कि कुछ लोगों को तो टर्न नहीं मिलती, मतलब उनकी बारी ही नहीं आती बोलने की, तो इस वजह से फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होती है ग्रुप में। वो लोग फिर सोचते हैं कि हम सिर्फ टाइम वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं कि उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा। तीसरे पॉइंट में फिर ये बताया गया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ग्रुप में, जब वो देखते हैं कि बहुत बड़ा ग्रुप है और उनको बोलने का मौका मिला है, तो वो बिला वजह बहुत ज़्यादा बोलते हैं या बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, क्योंकि उनके माइंड में ये चीज़ चल रही होती है कि इतने बड़े ग्रुप में उनको दोबारा बोलने का मौका नहीं मिलेगा, तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। नंबर 4 पॉइंट में ये बताया है कि जो साइड कन्वर्सेशन होती है ना वो भी बढ़ जाती है। मतलब साइड कन्वर्सेशन इस तरह से बढ़ जाती है कि मतलब जब एक 2 लोग मतलब डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक बंदा अपना ओपिनियन दे रहा है, तो जो बाकी लोग हैं ना वो आपस में बात करना शुरू कर देते हैं, उनकी आपस में कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। इसको साइड कन्वर्सेशन बोलते हैं। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं ये तो हैं प्रॉब्लम्स ऑफ लार्ज ग्रुप। उसके नीचे ही जो है ना वो साथ ही उन्होंने छोटे ग्रुप के एडवांटेजेस बता दिए हैं। वो 2 मेन एडवांटेजेस हैं कि इन कंट्रास्ट स्मॉलर ग्रुप सेशंस आर फेल्ट टू प्रोवाइड ग्रेटर डेप्थ रिस्पॉन्स फॉर ईच पार्टिसिपेंट। यानी उसमें ये होता है कि हर पार्टिसिपेंट को ज़्यादा गहराई तक उसके रिस्पॉन्स को हमें जानने का मौका मिलता है, क्योंकि टाइम ज़्यादा होता है बोलने के लिए। और दूसरा ये कि इसमें ये होता है कि द ग्रुप इज़ ऑफन मोर कोहेसिव एंड इंटरेक्टिव, यानी पूरा ग्रुप आपस में सही तरह से इंटरेक्ट कर रहा होता है, पर्टिकुलरली व्हेन पार्टिसिपेंट्स आर प्रोफेशनल्स सच एज फिजिशियंस और फार्मासिस्ट। मतलब दूसरा ये कि मतलब वो सही और तरीके से तब इंटरेक्ट करते हैं अगर वो ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो प्रोफेशनल्स भी हों। तो स्मॉल ग्रुप के ये एडवांटेजेस होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया है कि वैसे तो साइज़ जो है वो ग्रुप के पर्पस पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर हमें ज़्यादा मतलब आइडियाज़ चाहिए तो फिर लार्ज ग्रुप जो है वो भी बनाए जाते हैं। मोस्टली ज़्यादा आइडियाज़ हमें जब एक टॉपिक पे चाहिए होते हैं। उसके बाद फिर आ जाता है द पर्पस ऑफ FGD फोकस ग्रुप डिस्कशन। ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता है। तो इसमें बताया गया है सबसे पहले द पर्पस ऑफ एन FGD इज़ टू ऑब्टेन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ऑन कॉन्सेप्ट्स परसेप्शंस एंड आइडियाज़ ऑफ द ग्रुप। यानी इसमें हमने किसी एक टॉपिक पे जो है ना वो इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन, काफ़ी गहराई तक हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, परसेप्शंस चाहिए होते हैं कि हर कोई बंदा किसी चीज़ को किस तरह परसीव करता है, किस तरह उसकी नज़र में कोई चीज़ की को वो किस तरह से देखता है, ये चीज़ हम देखते हैं, हमें मिलती है। और उसके अलावा फिर आइडियाज़ भी मिलते हैं ग्रुप में। And FGD aims to be more than a question answer interaction. Focus group interview is different. अब यहाँ पे एक और चीज़ भी बताई गई है कि ये जो फोकस ग्रुप डिस्कशन एंड फोकस ग्रुप इंटरव्यू ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। इसमें फोकस ग्रुप डिस्कशन में क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते, जस्ट सब अपने व्यूज़ दे रहे होते हैं, जबकि फोकस ग्रुप इंटरव्यू में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। हेयर इज़ द आइडिया दैट ग्रुप मेंबर्स डिस्कस द टॉपिक अमंग देमसेल्व्स। वो खुद ब खुद ही उस टॉपिक पे डिस्कशंस कर रहे होते हैं। ये होता है
फोकस ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद फिर आ जाता है फॉर्मल फोकस ग्रुप्स। ये क्या होते हैं? फोकस ग्रुप डिस्कशन की मैंने आपको फॉर्मल फोकस ग्रुप डिस्कशन की मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई है, जिसमें हम मतलब एक अरेंज करते हैं खुद से एक डिस्कशन और उसमें हम ग्रुप मेंबर्स भी सिलेक्ट करते हैं। अब शुरू में इसमें इंट्रोडक्शन में जो है ना वो 2-3 चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले वाले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि फॉर्मल फोकस ग्रुप बनाने के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसमें देखें कि मतलब सबसे मेन चीज़ ये होती है जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका बैकग्राउंड, एज, सेक्स, एजुकेशन, रिलीजन और दूसरे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो सिमिलर होने चाहिए। उनका बैकग्राउंड होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पे देखें जैसे अगर बिग बॉस है और उसका जूनियर है ना, अगर वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, वो एक ही जगह पे पार्टिसिपेट करेंगे, तो जाहिर है कि वो जो जूनियर होगा वो ऑफिसर के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सही तरह से बता नहीं पाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है। दूसरा ये कि इसमें एक जो है वो ग्रुप में फैसिलिटेटर या उसको मॉडरेटर बोलते हैं, वो भी होता है। फैसिलिटेटर या मॉडरेटर का वही काम है कि उसने पार्टिसिपेंट्स को मतलब एक तरह का एड्रेस करके उनको मकसद बताना है उस डिस्कशन का और फैसिलिटेट करना है, उनको एक स्पेस देनी है, ये सब कुछ बताना होता है। उसके बाद फिर वो रूल्स भी बनाता है ना, जो एक स्पेसिफिक रूल्स होते हैं कि आपने इस टॉपिक से हटना नहीं है, या जो भी मतलब डिस्कशन है उसके अकॉर्डिंग रूल्स भी बनाए जाते हैं फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन में। उसके बाद फिर आ जाता है डिज़ाइनिंग अ फोकस ग्रुप स्टडी। तो ये शुरू वाले जो पैराग्राफ है उसमें ये बताया गया है कि जो मकसद होता है ना ग्रुप का, पर्पस पे डिपेंड करता है उसका डिज़ाइन। ये कई तरह के डिज़ाइन हो सकते हैं इसके, तो वो डिपेंड करता है कि इसका पर्पस क्या है। तो उसके बाद फिर आ जाता है हाउ टू कंडक्ट फोकस ग्रुप डिस्कशन। तो मतलब जब आपने ये अरेंज करना है डिस्कशन, तो उसके लिए आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रेपरेशन में पॉइंट्स देखें। सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड। सबसे पहले तो आपने टॉपिक सेलेक्ट करना है कि जिसके ऊपर आपने डिस्कशन करनी है, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, लोगों को उसकी समझ आनी चाहिए कि ये टॉपिक क्या है। उसके अलावा नंबर 2, और ये मॉडरेटर का काम होता है, उसने ये चीज़ सेलेक्ट करनी होती है और एक फ्रेमवर्क भी बनाना होता है, गाइडलाइंस होती हैं जिसको फॉलो करते हुए डिस्कशन होती है। दूसरे पॉइंट में फिर ये बताया सिलेक्टिंग द स्टडी पार्टिसिपेंट्स, यानी कि ना मतलब जो पार्टिसिपेंट्स अब उनको सेलेक्ट करना होता है तो वो देख के करना होता है कि मतलब एक ही वो उसके हों, बैकग्राउंड के लोग हों, और दूसरा ये कि वो वाकई उस टॉपिक पे डिस्कशन कर सकें। जैसा कि अगर हमने किसी बीमारी पे, एलिमेंट पे डिस्कशन करनी है तो फिर वहाँ पे फार्मासिस्ट या डॉक्टर्स होने चाहिए, यानी इररेलेवेंट लोगों को अगर हम करेंगे तो हमें डिस्कशन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि डिफरेंट टॉपिक्स पे एक ही टाइम में डिस्कशन होनी होती है, तो फिर आप ग्रुप के अंदर डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स भी रख सकते हैं। यानी डिज़ाइन का मतलब यही है कि कभी कभार जो है वो बिल्कुल सेम बैकग्राउंड के लोगों को ग्रुप डिस्कशन में शामिल किया जाता है, और कभी अगर पर्पज़ उसका ऐसा है कि हमें ज़्यादा किस्म के आइडियाज़ या डिफरेंट लेवल्स पे आइडियाज़ चाहिए, तो फिर आप ग्रुप में डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे पेशेंट, डॉक्टर्स के साथ पेशेंट्स को भी ऐड किया जा सकता है ग्रुप में। फिर इसके बाद नंबर 3 पे ये सेकंड वाले पॉइंट में ये एक और चीज़ लास्ट पे बताइए कि इनविटेशन होता है ना, वो दिया जाता है इनविटेशन, ताकि उनको टाइमिंग का पता हो, वेन्यू का पता हो कि कहाँ पे ये ग्रुप डिस्कशन हो रही है, तो लोग वहाँ पे प्रॉपर टाइम पे मौजूद हों। नंबर 4 पे फिजिकल अरेंजमेंट्स होती हैं। फिजिकल अरेंजमेंट्स में आ जाता है यानी क्या क्या चीज़ें उनके बैठने की जगह हो सकती है, और मतलब जो स्पेस है वो, उसके अलावा फिर जो बाकी फैसिलिटीज़ होती हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए चाहिए होती हैं वो, उसके अलावा वो इन्वायरमेंट इस तरह का बनाना होता है कि सारे पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे को इजीली सुन सकें। उसके अलावा फिजिकल अरेंजमेंट्स में वो चीज़ भी आ जाती है रिकॉर्डर, जिसने ये सब कुछ रिकॉर्ड करना होता है, उसके पास भी ये रिकॉर्डिंग के लिए जो मटेरियल मौजूद होना ज़रूरी है। तो ये सारी फिजिकल अरेंजमेंट्स होती हैं ग्रुप डिस्कशन की। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टिंग द सेशन। इसके भी जस्ट आप पॉइंट्स याद कर लें, आप इसको बहुत इजीली जो है ना अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें देखिए ना बताया है कि एक फैसिलिटेटर होता है जिसको मॉडरेटर भी बोलते हैं, दूसरा रिकॉर्डर होता है। इन दोनों का रोल मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अब फंक्शंस बताए हैं फैसिलिटेटर के, ज़रा डिटेल में उसके फंक्शंस बताएं कि सबसे पहले तो उसने इंट्रोड्यूस द सेशन, सबसे पहले उसने यही इंट्रोडक्शन ही कराना होता है कि इस डिस्कशन का पर्पज़ क्या है। दूसरा फिर होता है इनकरेज डिस्कशन,
उसने ये क्या करना होता है, उसने एक ना लाइट से मोड में लोगों को प्रेशर फ्री करके तो इनकरेज स्टार्ट करानी होती है डिस्कशन। वो इनकरेज करता है, कुछ लोग जो बोलना शुरू करते हैं फिर उनको वो इनकरेज करता है। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है इनकरेज इन्वॉल्वमेंट। अब कुछ लोग जो होते हैं वो ज़रा थोड़ा ना मतलब साइड पे या चुप रहते हैं, तो ये फैसिलिटेटर का काम होता है कि उनके साथ आई कांटेक्ट करे या उनको किसी तरह इन्वॉल्व करे उस डिस्कशन में और इनकरेज करे इन्वॉल्वमेंट को। नंबर 4 पॉइंट भी यहाँ पे है, अवॉइड बीइंग प्लेस्ड इन द रोल ऑफ एक्सपर्ट। अब यहाँ पे फैसिलिटेटर का एक काम और भी है कि जब वहाँ पे डिस्कशन हो रही हो तो वो अपने आप को वहाँ पे एक्सपर्ट शो ना करे, वो वहाँ पे ऐसे ही शो करे कि जैसे वो भी मतलब कि इसी डिस्कशन का एक पार्ट है, वो वहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है। उसके बाद फिर आ जाता है नंबर 5 पॉइंट, कंट्रोल द टाइमिंग एंड मीटिंग बट अनऑब्ट्रूसिवली। अब इसने क्या करना है कि मतलब ना इसने कंट्रोल करना है टाइम को और मीटिंग को, लेकिन मतलब इसको जाहिर किए बगैर, मतलब कि वहाँ पे लोगों पे इस चीज़ का प्रेशर ना हो कि उनके पास टाइम कम है, लेकिन वो उसको डायरेक्शन मीटिंग को इस तरह से दे कि वो अपने टाइम पे ख़त्म हो जाए। उसके बाद टेक टाइम एट द एंड ऑफ द मीटिंग टू समराइज, चेक फॉर अरेंजमेंट्स एंड थैंक द पार्टिसिपेंट्स। लास्ट पे फिर उसने ये करना होता है कि वो मतलब समराइज़ करता है मीटिंग को लास्ट पे और अरेंजमेंट्स वगैरह को चेक करता है कि एग्रीमेंट को चेक करता है और फिर थैंक करता है पार्टिसिपेंट्स का वहाँ पे डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 37, फोकस ग्रुप डिस्कशन। और नेक्स्ट लेसन नंबर 38 भी फोकस ग्रुप डिस्कशन से ही रिलेटेड है। फोकस ग्रुप डिस्कशन में 38 लेसन में अब आता है फंक्शन ऑफ रिकॉर्डर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये पेपर में अक्सर आता है। अब रिकॉर्डर का क्या रोल है। रिकॉर्डर का मैंने आपको पहले बताया था, रिकॉर्ड जिसने मेंटेन रखना होता है उसको बोलते हैं रिकॉर्डर। तो अब आप यहाँ पे स्टार्ट में ही इसकी 2 हेडिंग्स बना लें कि जो रिकॉर्डर है ना उसके 2 रोल्स होते हैं। एक तो होता है रिकॉर्ड द डाटा, उसने डाटा को रिकॉर्ड करना होता है। नंबर 2 असिस्ट द फैसिलिटेटर, उसने फैसिलिटेटर को असिस्ट भी करना होता है जहाँ भी इसकी ज़रूरत हो। ये 2 मेन रोल्स होते हैं किसी भी रिकॉर्डर के। यहाँ पे आप इसको हेडिंग्स में लिख लें तो ये ज़्यादा बेटर होगा। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट वाले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन में देखें, द रिकॉर्डर शुड कीप द रिकॉर्ड ऑफ द कंटेंट ऑफ डिस्कशन एज वेल एज इमोशनल रिएक्शंस एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ग्रुप इंटरेक्शन। यानी उसने कंटेंट को तो रिकॉर्ड करना ही करना है, लेकिन साथ उसने जो इमोशनल रिएक्शंस होते हैं ना उनको भी साथ मतलब करना होता है। उसकी वजह ये कि ये ज़्यादा वैलिडिटी आएगी हमें, मतलब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा वैलिड होगी कि जब हम उनके फेस एक्सप्रेशंस को भी साथ रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो हमें पता चलेगा कि वो जो बात कर रहे हैं वो बात ठीक है या उसको जस्ट वो एक डिस्कशन में शामिल होने के लिए कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें उसने रिकॉर्ड करनी होती हैं। ये 4 पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले तो आ जाता है डेट, टाइम एंड प्लेस, ये चीज़ उसने रिकॉर्ड करनी होती है ग्रुप डिस्कशन की। नंबर 2 नेम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रुप डायनामिक्स, वो मतलब लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, प्रेजेंस डोमिनेंट पार्टिसिपेशन की और लेवल ऑफ इंटरेस्ट, ये सब चीज़ें भी उसने रिकॉर्ड करनी होती हैं। नंबर 3 पे फिर आ जाता है ओपिनियन ऑफ द पार्टिसिपेंट रिकॉर्डेड एज मच एज पॉसिबल इन देयर ओन वर्ड्स, यानी उनके सेम वैसे ही वर्ड्स में उसको रिकॉर्ड करना होता है जितना पॉसिबल हो सके, स्पेशली फॉर की स्टेटमेंट्स, उनके लिए तो उसके वर्ड्स को भी चेंज करना नहीं होता। उसके बाद जो उन्होंने वोकेबलरी यूज़ की होती है वो भी, और फोकस ग्रुप की डिस्कशन में मतलब जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो जिस तरह से वहाँ पे क्वेश्चंस को कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं क्वेश्चन, तो वो चीज़ें भी इसने रिकॉर्ड करनी होती है। और उसके अलावा इसमें है कि इंटेंडेड टू असिस्ट इन डेवलपिंग क्वेश्चन और अदर मटेरियल एज स्टिपुलेटेड अंडर द टॉपिक, यानी क्वेश्चन वगैरह भी इसने जो है वो करने होते हैं, उसको बनाना होता है, डेवलप करने होते हैं। तो मतलब आगे लिखा है कि इट इज़ हाईली रिकमेंडेड, ज़्यादा मतलब यही होता है कि आप टेप या वीडियो रिकॉर्डर वगैरह यूज़ करें उसकी परमिशन लेके, पार्टिसिपेंट्स से इस चीज़ की परमिशन लेके कि उनकी वॉइस को या उनकी मतलब उनको रिकॉर्ड किया जा रहा है ऑडियो में या वीडियो में। उससे फ़ायदा ये होगा कि मतलब वो फ़ौरन से आपके पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होगी ग्रुप डिस्कशन के फ़ौरन बाद। यहाँ तक हो गया कि उसने रिकॉर्ड कौन कौन सा रखना होता है, किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड करना है और किस तरीके से करना है। नंबर 2 फिर आगे पॉइंट आ जाता है, जो चीज़ें इसने होती है, मतलब दूसरा रोल इसका जो है वो असिस्ट का है। अ सप्लीमेंट्री रोल फॉर द रिकॉर्डर कुड बी असिस्ट द फैसिलिटेटर इफ़ नेसेसरी बाय ड्राइंग हिज और हर अटेंशन टू, यानी कब ज़रूरत पड़ती है इसकी, मिस्ड कमेंट्स फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, यानी कि जब पार्टिसिपेंट्स गलत कमेंट करें या फिर कमेंट ना करें तो वो उसकी जो है ना वो तवज्जो उस तरफ दिलाता है
उसकी फैसिलिटेटर की, कि ताकि डिस्कशन जो है वो अपने रास्ते पे रहे, हटे नहीं। और दूसरा मिस्ड टॉपिक्स, कभी कभार ऐसा भी होता है टॉपिक से ही हट जाती है, वो चीज़ को डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, तो इसमें भी उसने हेल्प करनी होती है फैसिलिटेटर की, उसको बताना होता है। और उसके अलावा जहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट हो तो फिर फैसिलिटेटर को वो मतलब उसको रिजॉल्व ना हो रहा हो, उससे हैंडल ना हो रहा हो, तो वहाँ पे उसको फिर वहाँ पे हेल्प करना पड़ती है उसको हैंडल करने के लिए। तो यहाँ तक जो है ना ये क्वेश्चन है रोल ऑफ रिकॉर्डर। दो मेन रोल हो गए, एक रिकॉर्ड द डाटा, नंबर 2 असिस्ट द फैसिलिटेटर। और नेक्स्ट फिर आ जाता है टॉपिक नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ सेशंस। ये भी मतलब ये डिपेंड करता है, 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपने कितने सेशंस रखने हैं और कितना लंबा ड्यूरेशन रखना है। तो सबसे पहले तो आ जाता है प्रोजेक्ट नीड, कि आपके प्रोजेक्ट की ज़रूरत के मुताबिक आप टाइम और ड्यूरेशन रखते हैं। उसके अलावा रिसोर्सेज पे भी डिपेंड करता है, कभी कभार आप ज़्यादा ड्यूरेशन के या ज़्यादा सेशंस पे ग्रुपिंग नहीं डिस्कशन नहीं करा सकते कि आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते। उसके अलावा फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप एक ग्रुप डिस्कशन ख़त्म करते हैं तो उसी से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है आपको। तो जब आपको न्यू इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है या इन्फॉर्मेशन नई से नई आती जाती है तो आप मज़ीद ग्रुप डिस्कशंस करवाते जाते हैं। तो ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है नंबर एंड ड्यूरेशन ऑफ द सेशन। उसके बाद फिर मतलब जो ज़्यादातर ये होता है कि जो टाइम होता है ना मोस्टली वो 1 आवर होता है या 1.5 आवर होता है, ये होता है डिस्कशन का टाइम। और दूसरा जो सेशन, अगर ज़्यादा सेशंस में डिस्कशन है तो जो पहले वाला सेशन होता है ना वो थोड़ा लंबा होता है, फिर अगले सेशंस जो होते हैं वो थोड़े कम ड्यूरेशन के होते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है एनालिसिस किस तरह से की जाती है इसकी रिज़ल्ट्स की। तो फर्स्ट वाले पॉइंट में बताया गया कि दोनों मिलके मतलब फैसिलिटेटर और रिकॉर्डर दोनों मिलके ही एनालाइज करते हैं रिज़ल्ट्स को। फिर नंबर 2 जो रिपोर्ट होती है ना वो फुल कंप्लीट रिपोर्ट जो होती है वो लिखनी होती है, इसके लिए भी दोनों का मिलके बैठना काम करना ज़रूरी होता है। नंबर 3 पे फिर अगर कुछ इश्यूज़ जो हैं वो अभी भी क्लियर नहीं हुए तो फिर उनके लिए मतलब उनको भी लिखना पड़ता है, पॉइंट आउट करना पड़ता है कि मज़ीद मे बी कि उस पर डिस्कशन की ज़रूरत पड़े। उसके बाद फिर नंबर 4 पॉइंट पे ये होता है कि जो आंसर्स आते हैं ना उनको कैटेगराइज करना होता है, उन पे मतलब हमें करना पड़ता है, उनका कंपैरिजंस करना होता है ताकि हम एक सही कोहेरेंट मैनर में हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाए, जो फाइंडिंग्स हैं उनको दूसरे लोग भी समझ सकें। उसके बाद फिर नंबर 5 पे देखें समराइज़ द डाटा इन मैट्रिक्स डायग्राम। इन चीज़ों में समराइज़ कर देते हैं डाटा को डायग्राम्स की फॉर्म में। और उसके बाद फिर सेलेक्ट द मोस्ट। तो ग्रुप डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टेप आ जाता है रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में वही किया जाता है, मतलब कि हमने डिस्क्राइब करना होता है अपने टॉपिक को, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिलेक्शन एंड कंपोजिशन ऑफ द ग्रुप्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स। मतलब हमने पार्टिसिपेंट्स के बारे में भी बताना होता है रिपोर्ट में अपने, उनको हमने किस तरह से सिलेक्ट किया था, किस तरह से ग्रुप्स की कंपोजिशन की थी। और कमेंट्री जो हो रही होती है ग्रुप प्रोसेस के दौरान उस सब को हमने जो है ना वो रिपोर्ट में लिखना होता है ताकि जो रीडर्स हैं उनको उसकी वैलिडिटी पे कोई डाउट ना हो। नंबर 2 हमने प्रेजेंट द फाइंडिंग्स, मतलब हमने फाइंडिंग्स को किस तरह से प्रेजेंट करना है। फॉलोइंग अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, हमने एक पूरी लिस्ट बनानी होती है गाइडेड बाय द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फोकस ग्रुप डिस्कशन। ऑब्जेक्टिव्स भी बताने होते हैं, उसमें जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पे हमने कोटेशंस को ऐड भी करना होता है। तो इस तरह से लिखी जाती है रिपोर्ट। अब आगे जो है वो 2 टॉपिक्स हैं कि इनके यूजेस क्या हैं ग्रुप डिस्कशन के, और उसके अलावा इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेकिन इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं वो टोटल 10 पॉइंट्स बनते हैं। आप एक लाइन भी अगर आप उसकी लिख दें तो वो काफ़ी होगा। जैसे सबसे फर्स्ट वाले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें हमें फौरी रिस्पॉन्स मिलता है और एक बहुत वाइडर रेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। और जो कोर इशू होता है ना टॉपिक का, वहाँ उसके लिए हमें मतलब एक इनएक्सपेंसिवली हमें वहाँ तक मिल जाती है, रसाई मिल जाती है कि जो मेन टॉपिक है वहाँ तक हम बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स शामिल होते हैं। कोई भी पार्टिसिपेंट उसके मकसद को समझ के तो उसके कोर तक जो है वो पहुँच जाता है। सबसे पहली बात ये है कि मतलब टाइम हमें बहुत कम लगता है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है। और दूसरा ये कि लेस कॉस्टली होता है, इसमें ज़्यादा ख़र्चा हमारा नहीं आता। नंबर 2 ये एक तरह का एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का एक पार्ट भी हो सकता है, यानी कि हमने एक डिस्कशन तो की है, डिस्कशन के दौरान कुछ ऐसे क्वेश्चंस सामने आ गए हैं कि जिस पे अब हमें लग रहा है कि इस पे रिसर्च होना
ज़रूरी है या इस पे रिसर्च होनी चाहिए। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होती ही ये है कि जब हमने कोई क्वेश्चन अपने सामने एक क्वेश्चन ढूंढें कि इस पे रिसर्च होनी चाहिए, तो इस तरह के ये कहा जा सकता है कि जो फोकस ग्रुप डिस्कशन है वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का एक पार्ट भी हो सकता है। इसके बाद हमें मज़ीद रिसर्च करने का मौका भी मिल सकता है। नंबर 3.1 यहाँ पे लिखा गया, इसमें ये है कि जो क्वेश्चंस जो है ना वो नए से नए सामने आते जाते हैं। अगेन वही बात कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में भी मतलब यही होता है कि हम क्वेश्चंस ढूंढते हैं तो नए से नए क्वेश्चंस हमारे सामने आते रहते हैं, तो ग्रुप डिस्कशन एक तरह का इसमें हमारी हेल्प कर रहा होता है। नंबर 4 फिर इसमें ये कि ये ना स्नो बॉलिंग इफ़ेक्ट होता है। यहाँ पे स्नो बॉलिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है जैसे स्नो का बॉल ऊपर से नीचे आते हुए जैसे जैसे वो नीचे आता जाता है तो उसका साइज़ बढ़ता जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे जैसे ग्रुप डिस्कशन आगे बढ़ती है तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा होती जाती है। ये भी इसका एक फ़ायदा है। उसके बाद फिर फोक कम्युनिटीज़ को जब हम इसमें शामिल करते हैं ग्रुप डिस्कशन में, तो वो तो पहले इस चीज़ से फेमिलियर होते हैं, क्योंकि मोस्टली देहातों में या कस्बों में पहले ही एक जगह पे लोग बैठ के तो ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। तो अगर हम उन्हें एक फॉर्मल तरीके से ग्रुप डिस्कशन में शामिल करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा उनको गाइड नहीं करना पड़ेगा, वो पहले से इस चीज़ के साथ फेमिलियर होते हैं। उसके बाद फिर न्यू आइडियाज़ आते हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशन में न्यू से न्यू आइडियाज़ क्वेश्चंस आते हैं और फिर जो जो इश्यूज़ अंडर कंसिड्रेशन होते हैं उनके बारे में हमें नई नई चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। उसके बाद नंबर 7 पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, सप्लीमेंट द क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। हम मतलब नॉलेज, एटीट्यूड, प्रैक्टिस, ये सब जो मतलब हमने पहले सर्वे रिसर्च के थ्रू अगर ये चीज़ें कलेक्ट की होती हैं तो वो अब हमारे सामने होती हैं। हम उनको मतलब लोग खुद से वो अपनी एटीट्यूड को हमारे सामने शो कर रहे होते हैं। उसके बाद ये हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू टॉपिक। मतलब फोकस ग्रुप डिस्कशन जो होते हैं वो उनका टॉपिक आप मतलब बहुत वाइड टॉपिक्स होते हैं, आप किसी भी टॉपिक पे डिस्कशन करा सकते हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स चेंज कर सकते हैं, टाइम, शेड्यूल, लोकेशन, इस बारे में ये बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद फिर आ जाता है नंबर 9 पे, फोकस ग्रुप डिस्कशन प्रोवाइड डायरेक्ट लिंक बिटवीन रिसर्चर एंड पॉपुलेशन, यानी रिसर्चर और पॉपुलेशन के दरमियान डायरेक्ट लिंक होता है। और नंबर 10 पे देखें कि कुछ रिसर्चर्स के लिए तो ये एक फ़न भी हो सकता है ग्रुप डिस्कशन। उसके बाद फिर आ जाता है नेक्स्ट जो है, इसमें लिमिटेशंस आ जाती हैं इसकी। इसमें जो सबसे पहले तो ये कि जो इसके रिज़ल्ट्स होते हैं ना वो जनरलाइज्ड नहीं हो सकते, क्योंकि वो इतने एक्सपर्ट लोग में भी कि नहीं हो उस ग्रुप में, तो वहाँ पे हमारे पास जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो पूरी कम्युनिटी या पूरी पॉपुलेशन को के लिए जनरलाइज नहीं हो सकते। ज़रूरी नहीं है कि वो जनरलाइज हों। दूसरा पॉइंट ये है कि जो कुछ मेंबर्स होते हैं ना वो अपने फेलो मेंबर्स के ओपिनियन को ही मतलब अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। वो खुद अपना उनका सुप्रेस कर जाता है उनका अपना ओपिनियन, या उनको ऐसा लगने लग जाता है कि उनके पास गलत इन्फॉर्मेशन है, तो वो उसको फिर नहीं बोलते नहीं हैं, बल्कि जो पहले से बोला गया होता है उनके जो फेलोज़ होते हैं वो उन्हीं के ओपिनियन को जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। नंबर 3 पे जो मॉडरेटर है ना उसका भी कोई ना कोई इन्फ्लुएंस इसमें हो सकता है ना, मतलब कि अगर वो कुछ भी थोड़ा बहुत भी बोलेगा तो वो बाकी लोग जो है वो उसके मतलब ओपिनियन को ही समझेंगे कि ये ठीक वैलिड ओपिनियन है, तो वो भी उसी को ही फॉलो करने लग जाएंगे। उसके बाद नंबर 4 पे देखें, कुछ जो है ना वो कॉम्प्लेक्स बिलीफ्स भी होते हैं लोगों के। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ओपन डिस्कशन में वो शो नहीं कर सकते या वो बोल नहीं पाते, तो इस तरह भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने नहीं आती। नंबर 5 में ये भी पॉसिबल है कि जो किसी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है वो उस पर बात करें, लेकिन जो असल में हो रहा है उस पर बात ना करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल होती हैं लेकिन असल में वैसी हो नहीं रही होती, सोसाइटी में वो चीज़ मौजूद नहीं होती, तो लोग फिर मे बी कि उस पर बात भी नहीं करें। तो इस तरह से ये कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। अब इस टॉपिक में जो नेक्स्ट जो पॉइंट है ना केस स्टडी, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो आज की वीडियो तो बस इतनी ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग केस स्टडी को डिस्कस करेंगे और उसके बाद वाले जितने भी लेसन्स हैं उनमें से मैं जस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।